हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक और टॉपिक जिसका नाम है स्लीप डिसऑर्डर्स। स्लीप क्या होता है? सोना, ठीक है। डिसऑर्डर यानी कि कुछ भी स्लीप के ऑर्डर में कोई भी गड़बड़ी आ गई, स्लीप जो नॉर्मल होती है उससे हटके कोई भी गड़बड़ी आ रही है, तो वो सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं? स्लीप डिसऑर्डर्स के अंदर। अब देखो, स्लीप डिसऑर्डर से पहले आपको स्लीप पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्लीप। तो स्लीप क्या होती है? स्लीप एक बेसिक ह्यूमन नीड है। अगर एक इंसान सोएगा नहीं तो फिर वो कुछ काम नहीं कर सकता। तो स्लीप एक बेसिक ह्यूमन नीड है जो कि हमें इमोशनली भी स्टेबल रखती है, मेंटली हर जगह से स्टेबल रखती है। अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की नींद नहीं पूरी होती तो आप क्लास में नहीं बैठ पाते या आपका ध्यान नहीं होता क्लास में। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी स्लीप इनएडिकेट रही। इनएडिकेट मतलब कंप्लीट नहीं हुई। एक नॉर्मल स्लीप पैटर्न होता है कि इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप तक एक इंसान को इतने घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो चांसेस होते हैं कि बहुत सारे स्लीप डिसऑर्डर्स के साथ साथ अदर डिसऑर्डर्स भी हो जाए। जैसे बोलते हैं लेट नाइट सोना नहीं चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, प्रॉपर अपने जितने आवर्स की स्लीप है वो आपको लेनी चाहिए। अगर वो चीज आप नहीं ले पा रहे हो तो आपको स्लीप डिसऑर्डर्स के साथ साथ और अदर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन की। यहाँ से देखते हैं स्लीप क्या होता है। स्लीप इज अ बेसिक नीड एसेंशियल फॉर फिजिकल ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी, लर्निंग एंड मेमोरी। मैंने बताया कि स्लीप क्या एक बेसिक नीड होती है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? हमारी फिजिकल ग्रोथ के लिए, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। किसी दिन आप सो मत, अगले दिन आपको समझ नहीं आएगा वो क्या रहा है। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपको स्लीप जरूरी है, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी, लर्निंग के लिए भी और मेमोरी के लिए भी। अगर आप नहीं सोगे तो आपको कुछ भी चीजें याद नहीं होगी, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बिल्कुल बिलो लेवल हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, एनी डिस्टर्बेंसेस इन स्लीप कैन नेगेटिवली अफेक्ट बिहेवियर, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल हेल्थ। हल्की सी भी डिस्टर्बेंस अगर होएगी स्लीप में तो बंदे का बिहेवियर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका स्लीप पैटर्न तो होगा ही होगा डिस्टर्ब, साथ में उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस साथ में अदर डिजीजेस भी उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए स्लीप में कोई डिस्टर्बेंस नहीं लानी चाहिए। स्लीप में डिस्टर्बेंस लाओगे तो ओवरऑल हेल्थ पे क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं, स्लीप डिसऑर्डर होता क्या है। तो स्लीप डिसऑर्डर इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स क्वालिटी, टाइमिंग और ड्यूरेशन ऑफ स्लीप एंड इंटरफेयर्स विद नॉर्मल डेली फंक्शनिंग। अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर हो गया तो वो हमारे टाइम को इफेक्ट करेगा, हमारी डेली फंक्शन जो हम डेली काम कर रहे हैं उस पर भी इफेक्ट करेगा, इनफैक्ट ओवरऑल हेल्थ पे क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। नॉर्मल स्लीप रेंज देख लेते कि नॉर्मल स्लीप रिक्वायरमेंट कितनी होती है इतने एज से इतने ग्रुप की। तो स्टार्ट करते हैं। अगर एज ग्रुप प्री स्कूल चिल्ड्रन कौन होते हैं? जो 3 to 5 ईयर्स तक होते हैं, उनको एटलीस्ट 10 to 13 आवर्स की स्लीप लेनी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल एज मतलब जो 6 to 12 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनको एटलीस्ट 9 to 12 आवर्स की स्लीप मैंडेटरी होती है। लास्ट हम बात करते हैं एडोलेसेंस कितना एज ग्रुप होता है? 13 से लेकर 18 ईयर्स। इसमें एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स की स्लीप आपको मैंडेटरी होती है। अगर ये आवर्स ऑफ स्लीप आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? स्लीप डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब देखो, कॉजेज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। एक इंसान को अगर स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है तो किन किन रीजन की वजह से होता है? अब एक बात बताओ, आप रूम में सो रहे हो, उधर से लाइट चल रही है कॉन्टिन्यूअस या फिर उधर से कॉन्टिन्यूअस नॉइज आ रही है तो आपकी डिस्टर्बेंस होगी। स्लीप में डिस्टर्बेंस हो गया, आप सही से सो नहीं पाओगे, फिर सुबह उठने का टाइम हो जाएगा तो आपकी स्लीप कहाँ पूरी हुई? आपके आवर्स कहाँ पूरे हुए? इसलिए स्लीप के लिए नेसेसरी होता है कि आपको एक प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर क्वालिटी, प्रॉपर ड्यूरेशन, हर चीज आपको प्रॉपर मिले। तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं स्लीप के, और क्या कॉजेज हो सकते हैं? जैसे सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि दिमाग से रिलेटेड। दिमाग में कोई बात चल रही है, कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन हो गया, उसकी वजह से आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। तो देखो, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले स्ट्रेस। किसी भी चीज का आपको स्ट्रेस हो सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रेस हो, चाहे वो एकेडमिक स्ट्रेस हो, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फिर पैसों की कमी हो रही है, कुछ भी, या फैमिली का कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी बात ऐसी हो जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा हो, तो वो उससे क्या होगा? हमारा स्लीप पैटर्न
डिस्टर्ब होगा, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो स्लीप डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। एंजाइटी, किसी भी चीज का डर है, डिप्रेशन है, फिर एकेडमिक प्रेशर है, कोई बार बार प्रेशर करता जा रहा है कि पढ़ो 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 पढ़ो, तो उससे क्या होगा, वो पढ़ता रहेगा, उसकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगी। अपने मन से जितना इंसान पढ़े उतना ही पढ़ने देना चाहिए, नहीं तो उसको स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, एक्सेसिव नॉइज हो रही हो, एक्सेसिव लाइट हो रही हो, या फिर पुअर स्लीपिंग एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में आप सो रहे हो वो एनवायरमेंट सोने लायक नहीं है, तब भी आपको क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। या फिर एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, रात को फोन लेके बैठ जाओ, जब तक फोन लेके बैठोगे तब तक नींद आपको नहीं आएगी, चाहे रात को 2 बज जाए चाहे 3 बज जाए, उससे क्या होगा, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। मेडिकल कंडीशंस, यानी कि कोई अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से भी स्लीप डिस्टर्ब होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल ले लेते हैं अस्थमा। अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है, कभी भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो उसको सोने के टाइम पे बीच बीच में ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होगी, यानी कि वो सांस नहीं ले पाएगा, तो अस्थमा की वजह से भी हमारा स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए मेडिकल कंडीशंस में से अस्थमा। या क्रॉनिक पेन, किसी दिन आपको हाथ या पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, उस दिन में आपको नींद नहीं आती क्योंकि आपको इतना एक्सट्रीम पेन हो रहा होता है, उससे आपकी क्या होता है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, अगर हम सही से सो नहीं रहे, हमारी स्लीपिंग कैपेसिटी इतनी पुअर हो चुकी है, हमारी स्लीप अवेक साइकिल ही पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, ये सब चीजें, या एक्सेसिव कैफीन इंटेक, कॉफी पी रहे हैं कॉन्टिन्यूस, उससे भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। नाइट टाइम में कॉफी पी रहे हैं, फिर बेड पे जा रहे हैं सोने के लिए, तो फिर नींद नहीं आएगी, ठीक है। फोन एडिक्शन है, अगर किसी को फोन का एडिक्शन हो गया उसकी वजह से आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं फ्यूचर में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स, यानी कि स्लीप डिसऑर्डर्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर मेन स्लीप डिसऑर्डर्स देखें तो मेन 5 टाइप के स्लीप डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिससे सबसे पहला है इंसोम्निया, नेक्स्ट है हाइपरसोम्निया, थर्ड है नार्कोलेप्सी, फोर्थ स्लीप एपनिया और फिफ्थ पैरासोम्निया। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है, नींद ना आना, पूरी रात नींद ना आना, पूरे दिन नींद ना आना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसोम्निया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइपरसोम्निया, हाइपर मतलब एक्सेसिव, बहुत ज्यादा नींद आना, सोम्निया मतलब नींद आना, उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा नींद आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, फिर कुछ भी आपका ब्रेन फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, उसकी वजह से आपको हाइपरसोम्निया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी मतलब डे टाइम स्लीपीनेस, हम क्लास में बैठे हुए नींद आ रही है, किसी से बात कर रहे हैं तब नींद आ रही है, तो नार्कोलेप्सी भी एक स्लीप डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लीप एपनिया। एपनिया क्या होता है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन, यानी कि स्लीप एपनिया, ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, प्निया रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। और फिफ्थ आता है पैरासोम्नियस। पैरासोम्नियस मतलब कुछ कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर्स आपको देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग स्लीप। कोई किसी को आदत होती है सोते सोते चलने की, किसी को आदत होती है ऐसे ऐसे नाइटमेयर्स, ऐसे ऐसे ड्रीम्स देखने की, जिससे क्या हो जाता है, डर जाता है इंसान और रोने लगता है। तो ये सब चीजें आपके स्लीप डिसऑर्डर्स होती हैं। अब एक एक की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला आता है इंसोम्निया। इंसोम्निया मैंने आपको बताया नींद ना आना, ठीक है। डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप, सो ही नहीं पा रहे हैं, अस्लीप होने में दिक्कत हो रही है। स्टेइंग अस्लीप, पूरे टाइम तुम बिना सोए रह सकते हो, और वेकिंग अप टू अर्ली, या फिर 1-2 घंटे सोए मुश्किल से फिर जल्दी उठ गए, ठीक है। इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, वही अगर स्ट्रेस हो, दिमाग में एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी प्रेशर हो, उसकी वजह से आपको इंसोम्निया देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट आजकल के टीनेजर्स के अंदर इंसोम्निया बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, उनको स्ट्रेस इतना होता है, फोन एडिक्शन इतना है, इसकी वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरसोम्निया। हाइपरसोम्निया क्या होता है, एक्सेसिव स्लीपीनेस, बहुत ज्यादा नींद आ रही है डिस्पाइट एडिकेट स्लीप, हमने पूरे अपने 8-10 घंटे की नींद ली, उसके बाद भी हम 8-10 घंटे और सोई जा रही है। ये भी क्या होता है, जैसे कोई भी मेडिकल कंडीशंस हो गई, या फिर आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी हो गई किसी चीज की, या आप बिल्कुल टायर्ड हो चुके हो, फटीग हो चुके हो, धीरे धीरे आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, उसकी वजह से आपको हाइपरसोम्निया, एज पे एज आपको हाइपरसोम्निया देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस हमें देखने को मिलती है।
अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉजिंग सडन स्लीप अटैक्स, बैठे बैठे सो गए, खड़े खड़े सो गए, क्लास में बैठे बैठे सो गए, ऑफिस में बैठे बैठे सो गए, ये सब चीजें। या एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस एंड सडन एपिसोड्स ऑफ स्लीप, दिन में तो तुम सो रहे हो, एकदम से सडन एपिसोड्स देखने को मिल रहे हैं। फोर्थ हम बात करते हैं स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया मैंने आपको बताया था, रिपीटेड पॉजेज ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप, सोते के टाइम पे आपको ब्रीदिंग में पॉज आ रहे हैं, पॉज मतलब रुक रही है आपकी सांस। अस्थमा हो गया, फिर कोई भी सीओपीडी या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से आपको स्लीप एपनिया देखने को मिल सकता है। अक्सर स्लीप एपनिया वैसे भी हो सकता है अगर आपको नॉर्मल कॉमन कोल्ड भी हुआ है, ठीक है, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से भी आपको स्लीप एपनिया हो सकता है, रात को एकदम से सांस रुक जाता है, ठीक है। फिफ्थ आता है पैरासोमनियास। पैरासोमनियास क्या होती है? एबनॉर्मल स्लीप बिहेव, एबनॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर्स ड्यूरिंग स्लीप। जैसे कि सबसे पहला आता है स्लीप वॉकिंग, सोने के समय एकदम से उठ के वॉक करने लग गए, दरवाजा खोल दिया, फिर कुछ कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करने लग गए, ठीक है, जैसे डोर ओपन कर दिया, डोर की की लगाने लग गए, ये सब होता है स्लीप वॉकिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है नाइट ट्रेमर्स। नाइट ट्रेमर्स मतलब सडन एपिसोड्स ऑफ स्क्रीमिंग फियर ड्यूरिंग स्लीप, एकदम से चिल्ला गए, रो गए, ऐसा कुछ तुम्हारे साथ मिस हैपनिंग्स हुई, तुम्हें ऐसा लगा, नाइट ट्रेमर हो गया कुछ भी, ठीक है। और लास्ट है आपका नाइट मेयर्स। नाइट मेयर्स क्या होते हैं? ऐसे ऐसे डरावने सपने जिससे देख के तुम एकदम से शाउट करने लग जाओ, रोने लग जाओ, ये सब चीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। तो हम सबसे पहले असेस कैसे करेंगे कि एक इंसान को स्लीप डिसऑर्डर हुआ है? तो हम सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करेंगे उसकी, यानी कि हिस्ट्री कैसे चेक करेंगे? हम उसकी स्लीप हैबिट्स देखेंगे कि वो कैसे सो रहा है, कब सो रहा है, कितने आवर्स की स्लीप वो ले रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसका बेड टाइम रूटीन, कितने बजे वो बेड पे जा रहा है, 10 बजे सो रहा है, 9 बजे सो रहा है, 11 बजे सो रहा है, जो भी टाइम है। और उसकी फैमिली हिस्ट्री की, फैमिली हिस्ट्री में किसी को इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया जैसी कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम एक टेक्निक हम करेंगे, एग्जामिन करेंगे जिसको हम बोलेंगे पॉलीसोमनोग्राफी। पॉलीसोमनोग्राफी क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो किस लिए यूज होता है? स्लीप डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए, ठीक है, पॉलीसोमनोग्राफी। तो हम वो करेंगे चेक करने के लिए कि एक इंसान को स्लीप डिसऑर्डर है या नहीं है। फिर हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, यानी कि रिलेटेड टू माइंड, कि आपको कोई एंजाइटी तो नहीं है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई डिप्रेशन तो नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीजें हम उसको असेस करेंगे। अब हमने असेस कर लिया और डायग्नोस हो गया कि हाँ इसको एक स्लीप डिसऑर्डर मिला है, तो हम उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे? मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जो हम करेंगे, स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी है। स्लीप हाइजीन मतलब कंफर्टेबल रूम प्रोवाइड करना है, ऐसा रूम प्रोवाइड करना है जो स्लीपिंग के लायक हो। ये नहीं कि वहां पे कॉन्टिन्यूअस लाइट जल रही है, कॉन्टिन्यूअस नॉइज आ रही है, नहीं। कैफीन को बोलेंगे अवॉइड करो, ठीक है। बेड टाइम उसका फिक्स टाइम करेंगे कि आपको इतने बजे सोना ही सोना है। उसका फोन यूज करना कम करवाएंगे, ठीक है, नहीं तो उसको फोन एडिक्शन बढ़ता रहेगा। और हम क्या कर सकते हैं? बिहेवियरल थेरेपी, यानी कि उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करवाएंगे, योगा करो, सुबह उठ के मेडिटेशन करो, ये सब चीजें। और फैमिली को भी एजुकेट करेंगे कि जल्दी सोने दिया करो और वो फोन वगैरह यूज ना करवाया करो। हम कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी देख लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड। तो हम मेडिसिन में क्या दे सकते हैं? जैसे मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। मेलाटोनिन क्या होता है आपको पता है? मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो कि क्या करता है? स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। अगर मेलाटोनिन सही अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारी स्लीप अवेक साइकिल यानी कि सोने और उठने की साइकिल मेंटेन रहती है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। अगर उसकी स्लीप अवेक साइकिल मेंटेन नहीं है तभी तो उसको स्लीप डिसऑर्डर हुआ। उसको ओवरकम करने के लिए हम उसको मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सेडेटिव मेडिकेशन, नींद लाने की दवाई उसको दे सकते हैं अगर उसको इंसोम्निया है, ठीक है। नर्सिंग की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी? अगर एक पेशेंट स्लीप डिसऑर्डर का है तो उसके स्लीप पैटर्न को असेस करना है कि उसने कितने घंटे सोया, कितने बजे उठा, कितने बजे बेड टाइम पर गया, ठीक है। आइडेंटिफाई फैक्टर अफेक्टिंग स्लीप, कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहा है, उसको कोई एंजाइटी तो नहीं है, फिर उसको नॉइज से स्लीप नहीं आ रही, ये सब चीजें। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने और मॉनिटर करना है ट्रीटमेंट को, जो भी उसको ट्रीटमेंट हम रिकमेंड करेंगे। थैंक यू।